प्यारे बच्चों, मैं हूँ रुचिका सैनी, आपकी व्यवसायिक अध्ययन की अध्यापिका। और आज हम शुरू करते हैं कक्षा 11 का व्यवसायिक अध्ययन की किताब से यहाँ पे नया भाग, जो कि है व्यवसाय शुरू करना मूल कारक। कहने का मतलब है कि हमें अगर कोई व्यवसाय शुरू करना है तो हम किन किन कारकों का ध्यान में रखेंगे। तो हम यहाँ पे पहले कारक से ही शुरुआत कर देते हैं। व्यवसाय के स्वरूप का चयन। सबसे पहले तो हमें किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए ये देखना पड़ता है कि हमें कैसे स्वरूप का चयन करना चाहिए। किसी भी उद्यमी को नए व्यवसाय को प्रारंभ करने में पूर्व उसकी प्रकृति तथा प्रकार पर ध्यान देना चाहिए। यानी हमें किस प्रकार की प्रकृति का व्यवसाय चाहिए और हमें कैसा बड़ा व्यवसाय करना है कि छोटा व्यवसाय करना है, ये सब हमको बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। इसी के साथ में स्वयं व इस उस प्रकार के उद्योग या सेवा को चुनना पसंद करेगा जिसमें अधिक लाभ अर्जित करने की आशा हो। लेकिन ये निर्णय बाजार में ग्राहकों की आवश्यकता तथा उद्यमी के तकनीकी ज्ञान एवं उत्पाद विशेष के निर्माण में उसकी रुचि को प्रभावित होगा। अब हर व्यवसाय ये चाहता है कि मैं एक ऐसा व्यवसाय करूं जिसमें मुझे लाभ अधिक से अधिक हो, लेकिन उसे कौन रोकता है? यहाँ पे उसे रोकता है ग्राहकों की आवश्यकता, कि उसके ग्राहकों को किस चीज की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ व्यवसाय है उसका तकनीकी ज्ञान कैसा है और वो उत्पाद विशेष के निर्माण में उसकी कितनी रुचि है। ये सब कारक आपके व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व आपको सोचने पड़ेंगे। इसी के साथ अगला है फर्म का आकार। व्यवसाय आरंभ करते समय व्यवसाय का आकार, उसका विस्तार ऐसा दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। कुछ घटक बड़े आकार के पक्ष में होते हैं तो अन्य उसे सीमित रखने के पक्ष में। यदि उद्यमी को यह विश्वास हो कि उसके उत्पाद की मांग बाजार में अच्छी होगी, यदि कोई उद्यमी ये जानता है कि उसका जो उत्पाद है वो ऐसा है जिसकी बाजार में ज्यादा मांग होगी, उपभोक्ता ज्यादा लेना चाहेंगे, तो वह व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी का प्रबंध कर सकता है। तो वह बड़े पैमाने पर व्यवसाय प्रारंभ करेगा। यानी उसे पता है कि उसके पास भारी मात्रा में पूंजी उपलब्ध है, साथ ही उसकी जो वस्तु और सेवा है भविष्य में उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा उनकी मांग करेंगे और उससे उसके लाभों में वृद्धि होगी, तो वो बड़े पैमाने का उद्योग संचालित करता है। इसी के साथ यदि बाजार की दिशा अनिश्चित है तथा जोखिम अत्यधिक है तो वह छोटे पैमाने का व्यवसाय करना बेहतर समझता है। तीसरा कारक है हमारा स्वामित्व के स्वरूप का चयन। स्वामित्व यानी मालिकाना हक। तो जी हाँ, यहाँ पे आपके व्यवसाय का कैसा स्वामित्व होना चाहिए ये भी आपको निर्धारित करना होता है। स्वामित्व के संबंध में संगठन का रूप आप एकाकी लेना चाहते हैं, आप साझेदारी लेना चाहते हैं, आप संयुक्त पूंजी कंपनी का हो सकता है। इन सबको आधार बनाकर आपको व्यवसाय प्रारंभ करना होगा। उपयुक्त स्वामित्व स्वरूप का चुनाव, पूंजी की आवश्यकता, स्वामियों के दायित्व, लाभ के विभाजन, विधिक औपचारिकताएं, व्यवसाय की निरंतरता, हित हस्तांतरण आदि पर निर्भर करता है। जी हाँ, इन्हें एक एक करके समझते जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको स्वामित्व के स्वरूप का चयन करना है। आपको ये देखना है कि आपको अकेले ही व्यापार करना है, जो कि एकाकी व्यापार में आता है। आपको छोटी सी दुकान खोल के बैठने अकेले ही व्यवसाय करना है, तो वो एकाकी व्यापार में आता है। इसी के अलावा आपको अन्य व्यक्तियों के साथ मिलके काम करना है, तो वो आपकी साझेदारी में आएगा। और आपको जनता से पैसा लेकर या अन्य वित्तीय संस्थाओं से पैसा लेकर बहुत बड़े स्तर पर व्यवसाय करना है, जिसे हम संयुक्त पूंजी कंपनी कहते हैं। तो आपको कैसे स्वरूप का चयन करना है ये आप पे निर्भर करता है। इसी के साथ साथ आप ये स्वरूप का निर्धारण कैसे करेंगे, आपके पास जो पूंजी है वो कितनी है। इसके साथ साथ आप स्वामियों का दायित्व कैसा रखना चाहते हैं। जी हाँ, दायित्व की बात हम आगे भी कर लेते हैं। और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि स्वामियों का दायित्व दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सीमित और दूसरा होता है असीमित। देखिए, जो सीमित दायित्व होता है उसमें तो क्या होगा, आपने जितनी पूंजी लेके आए हो उतना ही आपको उधार चुकाना होगा। लेकिन उल्टा जो असीमित दायित्व होता है उसमें आपने जितना भी उधारी ले रखी है अपने व्यवसाय के लिए, अगर आप नहीं चुका पाते हो तो आपकी निजी जो संपत्ति है, आपका मकान है, आपके कार है, ये सब जो भी आपकी निजी प्रॉपर्टी है, इन सबको बेच कर भी चुकाया जाता है। इसी के साथ में लाभ के विभाजन। आपका जो लाभ का विभाजन कैसे होगा, आप अकेले लेना चाहते हैं तो आपको एकाकी व्यापार करना है, और आप अगर लाभ को बांटना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे साझेदारी का व्यापार करना है या संयुक्त पूंजी कंपनी का व्यापार करना है। इसी के साथ साथ विधिक औपचारिकताएं। आप को अगर कम कानूनी औपचारिकताएं चाहिए तो आप एकल व्यापार कीजिए, और अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कानूनी औपचारिकताओं का पालन आप कर सकते हैं तो आप यहाँ पे संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। व्यवसाय की निरंतरता। आपके व्यवसाय की निरंतरता कैसी होनी चाहिए कि अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, निरंतरता का मतलब हो गया आप व्यवसाय कर रहे हैं और अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका व्यवसाय बंद हो जाता है, तो आप एकाकी व्यापार कर सकते हैं, यानी दुकान बंद हो जाती है अगर स्वामी को कुछ हो जाता है।
ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा व्यवसाय मैं ना रहूं तो भी निरंतर चलता रहे, तो आप यहाँ पे संयुक्त पूंजी कंपनी व्यवसाय को अपना सकते हैं। इसी के अलावा हित का हस्तांतरण, हित यानी लाभ का हस्तांतरण। देखिए, एकाकी व्यापार में तो क्या होता है, यदि स्वामी को कुछ हो जाता है तो वो अपना हित का हस्तांतरण नहीं कर पाता है। लेकिन यदि यहाँ पे संयुक्त पूंजी कंपनी में स्वामी को कुछ हो जाता है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा मिलकर लोग काम करते हैं, तो यहाँ पे हित का हस्तांतरण संभव हो जाता है। इसी के साथ उद्यम का स्थान, यानी कहाँ पे आपको व्यवसाय लगाना है, इसका भी आपको एक व्यवसाय को निर्णय करना होता है। व्यवसाय प्रारंभ करते समय ध्यान में रखने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, वह है स्थान। जी हाँ, जहाँ पे व्यावसायिक प्रक्रियाओं का संचालन होगा, इसके संबंध में किसी भी त्रुटि का परिणाम उच्च उत्पादन लागत, उचित प्रकार के उत्पादन निवेशों की प्राप्ति से असुविधा तथा ग्राहकों को अच्छी सेवा देने में कठिनाई के रूप में होगा। उद्यम के स्थान का चुनाव करने में कच्चे माल की उपलब्धि, जब आप यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपने गलत स्थान को चुन लिया है तो आपको इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप यहाँ पे उद्यम के स्थान का चुनाव करते समय कच्चे माल की उपलब्धि आपको कहाँ से होगी, आपको कहाँ से श्रम उपलब्ध होगा, आपकी बिजली की आपूर्ति क्या होगी, आपकी बैंकिंग सेवा कहाँ मिलेगी, आपका यातायात कहाँ होगा, आपका संप्रेषण कहाँ होगा, आपका भंडारण सुविधा कहाँ होगी, इन सब के बारे में आपको एक बार विचार करना चाहिए, अगर आप अपने व्यवसाय का स्थान निर्धारित करते हैं तो। आगे है हमारा प्रतिस्थापन की वित्त व्यवस्था। वित्त व्यवस्था से अभिप्राय प्रस्तावित व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा उसकी निरंतरता के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करना है। जी हाँ, अगर हमारा व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो भी हमें पैसों की आवश्यकता होगी। इसी के साथ साथ अगर हमारा व्यवसाय ऑलरेडी पहले से स्थापित है और उसे हमें निरंतरता यानी बनाए रखना है, तो भी हमें पूंजी की आवश्यकता होगी। और पूंजी की आवश्यकता स्थायी पूंजी, यहाँ पे स्थायी पूंजी के उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे भूमि, भवन, मशीनरी। ये जितने भी स्थायी पूंजी के उदाहरण है, ये ऐसी पूंजी है जिसमें हमारा ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा हुआ है। तथा साजो सामान तथा चालू संपत्तियों, और जो आपकी ये चालू संपत्तियां, तो यहाँ पे हमने दो प्रकार की संपत्तियों की बात की, एक है हमारी चालू संपत्ति और दूसरी है हमारी स्थायी संपत्ति। जी हाँ, स्थायी संपत्ति ऐसी संपत्ति है जिसमें हमारा ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा होता है और वो कई वर्षों तक चलती है, जैसे आपकी भूमि, भवन और मशीनरी। इसी के उलट जो चालू संपत्ति होती है उसमें हमारा कम पैसा लगा होता है और वे कुछ ही वर्षों तक या फिर एक वर्ष से भी कम हमारी चलती है, जैसे कच्चा माल, देनदार, तैयार माल का स्टॉक आदि में निवेश करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है, स्थायी पूंजी के लिए, स्थायी संपत्ति के लिए भी पूंजी चाहिए और चालू संपत्तियों के लिए भी हमें पूंजी की आवश्यकता होगी। इसी के साथ साथ दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए भी हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। समुचित वित्तीय योजना, पूंजी की आवश्यकता या फिर स्रोत, हमें पूंजी की कितनी आवश्यकता है, हमारे पूंजी के स्रोत कहाँ क्या क्या है, कहाँ कहाँ से पूंजी आएगी। इसी के साथ फर्म में पूंजी के सर्वोत्तम उपयोग को निश्चित रूपरेखा बनाई जानी चाहिए। अगला है हमारा भौतिक सुविधाएं। व्यवसाय प्रारंभ करते समय भौतिक सुविधाओं की उपलब्धि का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसमें मशीन तथा साजो सामान, भवन एवं सहायक सेवाएं शामिल है। महत्वपूर्ण घटक का निर्णय व्यवसाय की प्रकृति, आपकी जितनी भी भौतिक सुविधाएं रखेंगे, इस आधार पर रखेंगे कि आपके जो व्यवसाय की प्रकृति है वो कैसी है, एवं आकार, वित्त की उपलब्धता तथा उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। जी हाँ, आपके आकार पे, आपके वित्त की उपलब्धता पे और साथ ही साथ आपकी प्रकृति पर आपके भौतिक संसाधन यहाँ पे निर्भर करते हैं। अगला है हमारा संयंत्र अभिन्यास यानी कि प्लांट लेआउट। जब भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता निश्चित हो जाए तो उद्यमी को संयंत्र यानी मशीनरी का ऐसा नक्शा बनाना चाहिए जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं शामिल हो। अभिन्यास नक्शा से आशय प्रत्येक उस वस्तु की व्यवस्था करने से है जो किसी उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक हो। यानी ऐसी सभी वस्तुओं को आप कलेक्टेड कीजिए, इकट्ठा कीजिए, जिससे आप एक उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं, जैसे मशीन, मानव, कच्चा माल और निर्मित माल की भौतिक व्यवस्था। ये सब आपकी संयंत्र अभिन्यास में शामिल होता है।
अगला है आपका सक्षम एवं वचनबद्ध कामगार बल। प्रत्येक उद्यम को विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए सक्षम एवं वचनबद्ध कामगार यानी कि काम करने वाले कर्मचारी बल की आवश्यकता होती है, ताकि भौतिक तथा वित्तीय संसाधनों को वांछित उत्पाद में परिवर्तित किया जा सके, ताकि जो आपके संसाधन है, जो कि भौतिक संसाधन है और वित्तीय संसाधन है, उन्हें निर्मित माल यानी कि वांछित उत्पाद में परिवर्तित किया जा सके और बेचकर लाभ कमाया जा सके। कोई भी उद्यमी सभी कार्यों को स्वयं नहीं कर सकता, अतः उसे कुशल और अकुशल श्रमिकों तथा प्रबंधकीय कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। कर्मचारी अपने कार्य श्रेष्ठ तरीके से कर सके, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा उत्प्रेरण की समुचित व्यवस्था भी करनी चाहिए। उत्प्रेरण यानी मोटिवेट करने की, आगे बढ़ाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। कर संबंधी योजना यानी कि टैक्स से संबंधित योजना। आजकल कर संबंधी योजना एक आवश्यक कार्य बन गया है, क्योंकि विविध कानून व्यवसाय की कार्यविधि के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करते हैं। व्यवसाय के प्रवर्तक को विभिन्न कर कानूनों के अंतर्गत कर दायित्व तथा व्यावसायिक निर्णयों पर उनके प्रभाव के संबंध में पहले से सोचकर चलना चाहिए। तो यहाँ पे व्यवसाय प्रारंभ करते समय हमें अपने व्यवसाय में लगने वाले करों के बारे में भी देख लेना चाहिए कि उन करों में हमारा कितना पैसा लगेगा। तो यहाँ पे एक शब्द दिया गया है प्रवर्तक। प्रवर्तक आपके क्लास 11 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है कि प्रवर्तक किसे कहते हैं। इसे आगे हम अपने कंपनी के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। प्रवर्तक यानी होता है जो नए विचार लाता है और उन नए विचारों के आधार पे किसी व्यवसाय की स्थापना करता है, उसे हम प्रवर्तक कहते हैं। मान के चलिए आपके दिमाग में बैठे बैठे कोई नया विचार आया और आपने उस विचार से पैसे कमाने की सोची, तो जो आप उस विचार से पैसा कमाना शुरू करेंगे, एक व्यवसाय की स्थापना करेंगे, तो आप कौन हो गए? आप प्रवर्तक हो गए। तो यहाँ पे जो प्रवर्तक है उनको विभिन्न कर के कानून, जो अलग अलग टैक्स से संबंधित कानून है और जो कर दायित्व है तथा व्यवसायिक निर्णयों पर उनके प्रभाव क्या पड़ेंगे, यानी कि टैक्स का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे बिजनेस पे, इन सबको सोच समझ कर भी व्यवसाय की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद है हमारा उद्यम प्रारंभ करना। उपयुक्त कारकों से संबंधित निर्णय लिए जाने के बाद उद्यमी उद्यम की वास्तविक शुरुआत के साथ आगे बढ़ सकता है, जिसका अर्थ होगा विभिन्न संसाधन जुटाना, आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना, उत्पादन प्रक्रिया शुरू करना और बिक्री प्रचार अभियान आरंभ करना। कोई व्यवसाय उद्यम एकमात्र मालिकाना फर्म, एक साझेदारी फर्म या एक कंपनी हो सकती है। जी हाँ, यहाँ पे आपको सारे व्यवसायिक संगठन के स्वरूप दिए हुए हैं कि या तो आप अकेले व्यवसाय कर सकते हैं, या आपकी साझेदारी होनी चाहिए, या फिर आपकी एक कंपनी हो सकती है। इसी के साथ यहाँ पे ऊपर एक शब्द आया है आपका उद्यमी और उद्यम। जी हाँ, इसे समझते चलेंगे क्योंकि आपके पुराने जो पेपर्स हैं उनके अंदर ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। उद्यमी किसे कहते हैं और उद्यम किसे कहते हैं, उद्यमिता किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उद्यम कहते हैं आपके ऐसे विचार को, ऐसे उद्यम को, आपकी ऐसी व्यवसायिक क्रियाओं को जो कि आपने वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए बनाया है। यानी आपने जो भी वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन करने के लिए जो भी संगठन बनाया है, जो भी आपने मतलब उद्योग बनाया है, उसे हम उद्यम कह देते हैं। और आप यहाँ पे जो विचारों को लेकर आता है, जो इन विचारों को क्रियान्वित करता है, यानी वो एक व्यक्ति है, उसे हम उद्यमी कहते हैं। और एक वर्ड है आपका यहाँ पे उद्यमिता, यानी कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं, एक उद्यमी के रूप में आप ये जो कार्य कर रहे हैं, आप प्रक्रियाएं कर रहे हैं, आप जो भी निर्णय ले रहे हैं, उसे हम उद्यमिता में शामिल करते हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ संगठन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ संगठन दिए गए हैं और इन संगठनों का निर्धारण हम किन किन कारकों के आधार पे करते हैं। तो चलिए इसे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी पूंजी कितनी है, इस आधार पे हम संगठन का निर्धारण करते हैं। पूंजी कम है तो हम एकमात्र मालिकाना हक रखेंगे, और अगर हमारी पूंजी अन्य व्यक्तियों से हम ले सकते हैं तो हम साझेदारी को निभाएंगे, और यदि हमारे पास पूंजी के कई और भी स्रोत है तो हम कंपनी का संचालन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्रोत पूंजी हमारी कहाँ से आएगी, इसे भी हमें देखना होता है। फर्म में पूंजी के उपयोग के सर्वोत्तम तरीकों का निर्धारण करने के लिए उचित वित्तीय नियोजन किया जाना चाहिए, और इसी के साथ जो पूंजी आई है उसे हमें किस जगह लगाना है, हमारा नियोजन यानी हमारी प्लानिंग कैसी है, ये भी देखकर हमको अपने व्यवसाय का
प्रारंभ करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपको मेरे ये सारे भागों में अगर कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। इसका पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है। इसी के अलावा इसके जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी हम आगे की वीडियोस में सॉल्व करेंगे, और इसके संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एमसीक्यूज आपके बनते हैं एक एक नंबर के, वो भी हम आगे से सॉल्व करते जाएंगे। अभी यहाँ तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।